हम बात करते हैं अयोध्या में होने वाले व्यापार के बारे में। ये भी समझ लेते हैं कि वहाँ पर आने वाले समय में क्या कुछ बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी, या फिर अगर आप भी सोच रहे हैं अयोध्या में इन्वेस्ट करने का तो वहाँ पर हमको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय कथुरिया जी, और मैं इनके बारे में मैं आपको बता दूँ प्रॉफिट्स फर्स्ट के फाउंडर हैं और बिजनेस और फिनेंस कोच हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं, चर्चा को शुरू करते हैं, जानते हैं इनसे बिजनेस टिप्स लेते हैं कि क्या कुछ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। थैंक यू अंशिका जी, थैंक यू अमारा जी। एक साधना के माध्यम से आज हम यहाँ बैठे हैं और जय श्री राम बोलना आज बहुत जरूरी है और जय श्री राम आज बोलना चाहिए जी। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज इनवाइट किया। संजय जी आज नहीं, जय श्री राम तो आपको रोज ही बोलना पड़ेगा, आज जय श्री राम बोलना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, इसके साथ मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अब अयोध्या जो है वो बहुत ज़्यादा आस्था का केंद्र तो हो गया है, लेकिन अब वहाँ पर मंदिर बनने के बाद से लगभग 1 लाख लोगों का वहाँ पर आना जाना रहेगा, तो इससे बहुत सारी चीज़ें और भी ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए। होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो हमें किस किस चीज़ों के, पहले तो मैं आपसे कुछ आइडियाज़ चाहूँगी कि कौन कौन से बिजनेस हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो श्री राम हैं वो एक धैर्य का प्रतीक है। पिछली बार जब वो वनवास गए तो 14 साल बाद लौटे, इस बार वनवास गए 500 साल बाद लौटे। तो कोई भी बिजनेसमैन को धैर्य रखना चाहिए। आज एकदम ही एक्साइटमेंट में कोई कुछ कर ले तो वो गलत हो सकता है। और दूसरी चीज है, आज अपॉर्चुनिटी भी है, तो अपॉर्चुनिटी को भी हमें अवेल करना है, अपॉर्चुनिटी के साथ भी हमें चलना है। तो मुझे कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि सबसे बड़ा जो, जैसे आपने कहा, खुद ही कहा कि 1 लाख लोग आएंगे दिन में, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा व्यवसाय बनेगा अगले 3 से 5 साल में अयोध्या में, वो होगा होटल्स, लॉजेस और होटल के कमरे। और उसमें हर वर्ग के कमरे, चाहे वो 1 स्टार हो, 500 रुपए दिन का से लेके 50,000 रुपए दिन तक के हर तरह के कमरे बनेंगे। एक मैं कंपनी को अभी स्टडी कर रहा था, उसका नाम है प्रावेग। और प्रावेग जो है वो टेंट्स बनाती है, जो अभी आपने पीछे सुना होगा, उन्होंने बड़े खूबसूरत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भी टेंट्स बनाए थे। और पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा उसका स्टॉक जो है वो करीबन 60-65% 1 महीने में चला गया, क्योंकि उनको अयोध्या से एक्सक्लूसिव जो है वो ऑर्डर मिले हैं टेंट्स के। तो हम जो छोटा व्यापारी है वो कहेगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहां से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊं, जमीनें खरीदूं। तो आप होटल्स के सप्लायर बन सकते हैं। होटल को शैम्पू चाहिए, होटल को साबुन चाहिए, होटल को चद्दर चाहिए, कपड़े चाहिए, तकिए चाहिए, गिलाफ चाहिए, लकड़ी चाहिए, चेयर चाहिए। एक होटल बनता है तो बहुत सारे छोटे छोटी चीजें, कील से लेके पर्दे सब चाहिए होते हैं, झालर चाहिए, झूमर चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आज अगर एक छोटा व्यापारी है तो वो कोई भी होटल के संबंधित सामान की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकता है, क्योंकि जिसे कहते हैं, ताज होटल ने भी कह दिया है हम वहां पे होटल खोलने वाले हैं, ओबरॉय ने भी कह दिया है हमने होटल खोलना है वहां पे, लेमन ट्री ने भी अनाउंस कर दिया, सारे जितने बड़े बड़े होटल चेन्स हैं सब ने अनाउंस कर दिया हम वहां पे होटल खोलेंगे। तो अगले 5 साल में वहां पे हो सकता है 10,000 कमरे आए, तो इन 10,000 कमरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, उसके वो सप्लायर बन सकते हैं। दूसरी चीज के जो सप्लायर बन सकते हैं वो है, जैसे कि वहां पे आप, अगर किसी के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो वो वहां टूरिस्ट गाइड बन सकता है। जैसे आगरा में आप जानते हैं बहुत फेमस है, टूरिस्ट गाइड्स होते हैं जो ताजमहल बताते हैं। इसी तरह श्री राम मंदिर की महिमा गाने वाले लोग जो बताएं कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आज मैं जब जाऊंगा या मेरे बेटे को साथ लेके जाऊंगा तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारा हाथ पकड़ के हमें बताया, जी इस सन में ये, इस सदी में ये, इसने मेहनत करी, आज ये। तो ये सारी चीजें जो बताने वाले लोग हैं, जिनके पास कम कैपिटल है, कम पैसा है, वो ये काम व्यवसाय चालू कर सकते हैं। और उसके अलावा दोने पत्तल, उसमें प्रसाद आएगा, क्योंकि प्रसाद तो खाना ही है सबने, जो लाखों लोग आएंगे वो दोने पत्तल में प्रसाद खाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं एक कंपनी की स्टडी कर रहा था, उसका नाम है पाका, अयोध्या की कंपनी है। उसको अभी ऑर्डर मिला है 10 लाख दोनों का और पत्तल का श्री राम मंदिर से, और उनके भी शेयर्स में पिछले 1 महीने में करीबन 60-65% का इजाफा हुआ। तो ये भी एक छोटा सा व्यवसाय है जिसे हम एक छोटा व्यापारी चालू कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे मन में ये 3 व्यवसाय आते हैं जो इमीडिएटली फायदा दे सकते हैं किसी भी एक छोटे व्यापारी को। इसी के साथ संजय जी, अब ये और जानना चाहूंगी, ये तो रहे व्यवसाय की बात कि ये व्यवसाय हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम बात करें अयोध्या की, तो ये जो टूरिज्म बढ़ने से होंगी, और क्या कुछ बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो?
तो बिजनेस के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जहां टूरिज्म बढ़ता है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। Right. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इजाफा होने वाला है। अगले 3 सालों में देश के हर जगह से, कोने से अयोध्या को कनेक्ट किया जाएगा। अगले 3 से 5 सालों में ऐसी रोड्स या तो अनाउंस हो जाएंगी या कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल। तो वहां पे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आएगी सबके लिए कि वो रोड्स में और टोल ब्रिजेस में या फिर किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे राम मंदिर के अंदर भी अभी हमें ये बहुत ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि अभी मंदिर पूरा होना बाकी है, पर राम मंदिर के अंदर भी ऐसे काफी व्यवसाय निकलेंगे, जैसे लाइट एंड साउंड शो होते हैं, जैसे हम यहाँ अक्षरधाम में देखते हैं, दिल्ली वाले अक्षरधाम में वहां पे बोटिंग होती है। तो ऐसे कई चीजें वहां पे भी निकल के आएंगी जिससे अयोध्या मंदिर रेवेन्यू कमाएगा। मैं, किसी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात पूछी कि ये राम मंदिर खर्चा है या निवेश है। तो हम देखते हैं सारे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं जी आपको यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, ये बनाना चाहिए था। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बुर्ज खलीफा का, सब जानते हैं, बहुत सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुनिया की। तो वो बनी थी 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, और आज उसमें 1 करोड़ 70 लाख लोग साल के जाते हैं, जो सिर्फ अपर डेक पे जाने का, जो 134वें माले पे एक डेक है उनका, उस पे जाने का बुर्ज खलीफा को 5,000 करोड़ रुपए की साल की कमाई है। यानी हर 2 साल में या 3 साल में आज एक नया बुर्ज खलीफा बन सकता है। तो बुर्ज खलीफा पहले तो लोगों को खर्चा लग रहा था, बाद में समझ आ गया तो निवेश है, जिंदगी भर पैसा देगा। इसी तरह श्री राम मंदिर से भी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ जीएसटी महीने की 500-600 करोड़ रुपए ज्यादा कलेक्ट होगी, क्योंकि जो श्रद्धालु आएंगे वो महीने का 2 से 3,000 करोड़ रुपए वहां पे लगाएंगे, चाहे वो खाना खाएंगे, होटल में रहेंगे, कोई ना कोई सामग्री लेंगे। तो उससे एक व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगा, और जीएसटी में आधा यूजेज आप भी जानते हो कि स्टेट के अंदर होता है। तो ये काफी व्यवसाय हैं जो साथ साथ इसके वृद्धि करते रहेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक अपॉर्चुनिटी आएगी, हमारे इंडियंस का फेवरेट है, वो रियल एस्टेट। सबको वहां प्लॉट्स खरीदना है, घर खरीदना है, अपार्टमेंट खरीदना है। रो हाउस का भी पीछे अमिताभ बच्चन जी ने एक प्रोजेक्ट में एक घर लिया, प्लॉट लिया अपना घर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है एक रियल एस्टेट में बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी आएगी, पर वहां थोड़ा संभाल के, जमीन सही हो, उसके पारित हो, अप्रूवल्स हो, ये जरा एक इन्वेस्टर को हमेशा नजर रख के फिर किसी भी तरह का थोड़ा देख रेख करने के बाद ही प्रॉपर्टी में तो तभी निवेश करें। हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं बायर बीवेयर, कि भाई एक जो बायर होता है, जो खरीदार होता है, उसको थोड़ा सा ये सब चेक करना चाहिए, सतर्क रहना ही चाहिए। मेरा भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्योंकि अंशिका आपसे पूछ ही रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी, और वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो आपने बहुत बखूबी बताया हमारे को कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी आपने हमारे साथ साझा करी। लेकिन मैं यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि चलिए वहाँ पर तो मैं होटल भी खोल ही सकती हूँ, होटल खोल लिया या मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या कुछ ऐसा भी है कि जो मैं कहीं और बैठी हूँ, किसी और स्टेट में बैठ कर के भी स्टिल मैं अयोध्या को लेकर के कोई बिजनेस कर सकूँ? इट कैन बी ऑफ कोर्स ऑनलाइन, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म तो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो ऐसे कोई बिजनेसेस जो आपको लगता है कि हम दूर बैठ के भी आराम से बैठ के बिजनेस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं? तो देखिए, ये काम आपने बिल्कुल खुद ही सही कहा कि डिजिटल यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हो सकता है। अगर मैं आज दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के किसी प्रकार का काम अयोध्या में करना चाहता हूँ तो वो डिजिटली हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल दर्शन, डिजिटल प्रसादम, डिजिटल पूजाएं, ये 3 चीजें हैं जो एक व्यक्ति उनके भी बिजनेसेस चालू कर सकता है, एक ऐप बना के। ऐसी काफी ऐप आ चुकी हैं, पर अभी भी बहुत स्कोप है। जी बिल्कुल। भारत बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है। आज अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति जब मंदिर के दर्शन करना चाहता है, मंदिर का प्रसाद खाना चाहता है, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि कोई ऐप पे जाऊं जहां मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मेरे को वहीं से प्रसाद आएगा घर। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम डिजिटली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी है, वो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो जो भी राम कथाएं करेंगे, आज भी हम साधना पे भी सुनते हैं राम कथाओं के बारे में, तो वो तो कहीं से भी बैठ के विश्व में हो सकती हैं। उसको अगर एक व्यक्ति में उतना धीरज है और उतना वो स्पिरिचुअल है, तो वो राम कथाएं कर सकते हैं। और ये कुछ चीजें हैं जो आप अयोध्या से दूर होके भी राम से बड़ा राम का नाम लेके जरूर कर सकते हैं। संजय जी, इसके साथ ही अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया तो डिजिटली लोगों की बात हो गई जो डिजिटली करना चाहें, दूर बैठ के करना चाहें। अगर अब मैं बात करूँ अयोध्या के ही छोटे व्यापारियों की, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो संख्या है वो छोटे व्यापारियों की ज़्यादा है, तो उनके लिए क्या कुछ स्कोप हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि कोई भी छोटा सा ट्रेडिंग का काम चालू कर ले। होटल में चादर लगती है तो दिल्ली से चादर उठाएं, अयोध्या ले आए। दिल्ली की बड़ी बड़ी दुकानों से जाएं, सस्ती चादरें उठाएं, अयोध्या ले आए। थोड़े से बड़े ट्रेडर हैं तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज है, अयोध्या की चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो अयोध्या के दिए, ठीक है, लोग चाहते हैं वो वाले दिए हम घर पे चलाएं। अमेरिका में भी चाहते हैं लोग
की करे। तो अगर एक व्यापारी थोड़ा पढ़ाई करके, थोड़ी सूझबूझ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख ले, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कर सकता है, क्योंकि इंडिया में जिस चीज का ₹1 मिलता है, यूएस में उस चीज का $1 मिलता है। तो यानी ₹1 वर्सेस 83 रुपीस, इतना फर्क हो जाता है आमदनी में, जबकि खर्चे उतने ज्यादा नहीं लगते हैं। जो दिया है वो तो उतने में ही बनेगा, जो जितने में बनेगा उसको बस शिफ्ट करना है हमारे को, और वो नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने छोटे व्यापारी हैं, मेरी उनसे एक ही दरखास्त होती है कि थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ी नॉलेज ले लीजिए। फ्री नॉलेज बहुत है यूट्यूब पे, वो करिए, कोर्सेज करिए, कुछ भी करिए, बट अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपस्किल कीजिए, ताकि आप ये छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट कर सके। आज जितने भी देश में बड़े व्यापारी हैं वो पहले छोटे व्यापारी थे, किसी ने भी बड़ा होकर चालू नहीं किया। हर बच्चा पैदा होता है तो वो शून्य से ही पैदा होता है, फिर ही वो बड़ा होता है। कोई बच्चा 5 साल का नहीं पैदा होता, कोई बच्चा 10 साल का पैदा नहीं होता। तो इसी तरह छोटे व्यापारी जो हैं वो आज अपनी पढ़ाई करके, लिखाई करके, समझ के चीजों को अपना व्यवसाय बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग एक थोड़ा कम रिस्की बिजनेस होता है। आज ट्रेडिंग वो 5 से 10 हजार रुपए के कैपिटल पे भी चालू कर सकता है। और दूसरी चीज है, मोदी सरकार में काफी ऐसी स्कीम्स निकली हैं छोटे व्यापारियों के लिए, जिसपे उनको निःशुल्क कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, 2 करोड़ तक के भी लोन्स मिलते हैं। तो एक छोटा व्यापारी अपना लोन्स लेके कोई ना कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग डाल सकता है, दियों की मैन्युफैक्चरिंग डाल सकता है, बाती की मैन्युफैक्चरिंग डाल सकता है। मैं बहुत छोटी छोटे यूनिट लेवल पे बात कर रहा हूं। जैसे आपने कहा कि हमारा देश जो है वो छोटे व्यापारियों से बना है, तो इन छोटे व्यापारी ये सब छोटे मोटे काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे व्यापारियों का फोकस होना चाहिए कि ये होटल्स को, जितने होटल्स को सामान दे सके, जितने होटल्स के सामान के वो ट्रेडर बन सके, उनके लिए वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि बड़े ब्रांड्स भी ये चाहते हैं कि आसपास के जो छोटे व्यापारी हैं वो उनके साथ ही बड़े हों। आप देखेंगे मारुति जब कहीं जाता है तो अपने साथ करीबन 10,000 यूनिट्स को और लेके जाता है साथ में। चलो हम अगर मानेसर में प्लांट डालेंगे तो मानेसर में उनके इर्द गिर्द जो है 10,000 प्लांट और खुल जाते हैं छोटे छोटे। तो हर बड़ा जो प्लेयर होता है वो चाहता है कि अपने साथ एक छोटे प्लेयर्स को डेवलप करे और लोकल वालों को डेवलप करे। तो इसका फायदा अयोध्या वासियों को होगा। उन्होंने बहुत धैर्य रखा है, तो आज उनका समय है, अब उनको कमाना चाहिए इस चीज पे। बिल्कुल। और मुझे लगता है बिजनेस को एनहांस करने के लिए उनकी जो क्रिएटिविटी है वो भी काफी प्लस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि दियो की हमने यहाँ पे बड़ी बात करी कि दियो का बिजनेस एक्चुअल में किया जा सकता है, और अगर उसी चीज को हम बाहर भेजना शुरू कर दें तो उसकी कॉस्टिंग हमारे को 10 टाइम्स मिल जाती है। तो आजकल जो नॉर्मल एक मिट्टी का दिया बना रहे हैं उस पर जो अगर लिख करके निकालेंगे तो भी वो मुझे लगता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। यही मार्केटिंग है। एग्जैक्टली यही मार्केटिंग है। देखिए हमारी पिक्चर अगर किसी ने दिए पे बना दी तो शायद उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मूर्ति सामने आ गई है तो वो मूर्ति का आप अगर उसको दिए में इंटीग्रेट कर दे तो कुछ थोड़ी इनोवेशन। देखिए सादा काम करने से तो फिर सादा मुनाफा होगा, थोड़ा इनोवेशन करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। तो यही एक छोटे व्यापारी को छोटी छोटी इनोवेशंस करते रहना चाहिए। और हमारा तो देश ही जुगाड़ का है, तो जो छोटे मोटे जुगाड़ कर करके एक व्यापारी अपने लिए एक अच्छी आमदनी कर सकता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश ने अभी अचीव किया है, श्री राम मंदिर से भी पहले जस्ट कुछ दिन पहले एक अच्छी खबर आई, श्री राम साथ में ही लेके आए, वो था कि उत्तर प्रदेश अब 2nd लार्जेस्ट स्टेट बन गया है। पहले वो 3रा सबसे बड़ा स्टेट था तमिलनाडु के बाद, महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद, पर अब वो 2nd लार्जेस्ट स्टेट हो गया है जीडीपी के टर्म्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो योगी जी की स्कीम्स हैं और स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की स्पीड है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत तेज है, और उस वजह से हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। और अयोध्या पे पूरे प्रशासन का एक अलग लेवल का ध्यान है। तो वहां के लोगों को अब इतने सालों के एफर्ट के बाद, इतने संघर्ष के बाद एक अच्छा श्री राम की वापसी पे जो उनको बेनिफिट होगा वो उनका, मेरे को लगता है उनका अधिकार है कि उनको वो बेनिफिट होना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ संजय जी, अगर बात करें अयोध्या में रेस्टोरेंट्स के बिजनेस की या खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो उसमें किस तरह का स्कोप लोगों को देखने को मिलेगा? उसमें तो मुझे लगता है कि 100 गुना जंप आ जाएगा। क्योंकि अब लोग जाएंगे और लोग जाके देखिए, अगर 1 लाख लोग जाएंगे तो 1 लाख लोगों को 2 लाख बार खाना खाना है। सिंपल सी बात है। हर व्यक्ति मिनिमम में कह रहा हूँ 2 बार तो खाता ही खाता है दिन में। लंच करेगा, डिनर करेगा, ब्रेकफास्ट नहीं भी करे तो 2 से 2.5 बार एक व्यक्ति खाएगा। तो अगर लाख लोग तो 2.5 लाख खाने, 2.5 लाख खाने। अगर हर व्यक्ति एक बार में 2 रोटी भी खाता है तो 5 लाख रोटी। तो अगर आप वहां सिर्फ रोटी मेकर चला दो और दिन की आप 10, 20, 30 हजार रुपए 30,000 रोटियां बना लो, और वो 30,000 रोटी में आपको 20 पैसे का भी फायदा हो, 20 पैसे का, तो एक व्यक्ति 6,000 रुपए दिन का बना सकता है। तो ये छोटे, हमारा क्या इंडिया में मजा क्या है, नंबर स्केल बहुत बड़ा है। तो एक छोटा सा भी मुनाफा होता है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे एक गोली है पल्स, छोटी सी गोली आती है पल्स। वो अकेले पल्स जो है साल की करीबन 700-800 करोड़ की बिक जाती है, जबकि वो है ₹1 की। तो यानी 700-800 करोड़ यूनिट्स उसके साल के बिकते हैं। तो इंडिया के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोग अयोध्या आएंगे, अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स, अलग अलग तरह के खाना, अलग और लोकल
लोग चाहेंगे, चाहे वो देश के बाहर से आए, इंटरनेशनल लोग आए, एनआरआई आए, सब चाहेंगे लोकल। जब भी हम जाते हैं, अगर मैं पटना जाता हूं तो मेरा बड़ा मन करता है मैं दाल बाटी खाऊं, दाल बाटी नहीं सॉरी, वो लिट्टी चोखा खाऊं। राजस्थान जाता हूं तो मुझे मन करता है मैं दाल बाटी खाऊं, क्योंकि हमें लगता है यार वो जगह का लोकल हमें खाना चाहिए जब भी हम उस जगह पे जाएं। तो इसी तरह अयोध्या में भी जो लोग अच्छे से मार्केटिंग करके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बना दें, एक चीज का ध्यान रखें, हाइजीन रखें। आज लोग जो भी खाना खाता है वो चाहता है कि साफ सुथरी जगह पे खाए, चाहे वो रेडी हो पर वो साफ रेडी हो। तो ये मैं चाहूंगा अगर व्यापारी मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ी साफ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखें ताकि लोग आकर्षित हो उनकी तरफ। रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे चलेंगे, होटल्स तो बहुत अच्छे चलेंगे ही चलेंगे। ये पूरा टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, जी, टूरिज्म जितनी एक्टिविटीज होंगी, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई वो बन सकता है, गाइड बन सकता है, जी, और गाइड्स के साथ ग्रुप्स को लेके जा सकता है, तो वो बहुत अच्छा करेगा। ट्रैवल एजेंट्स बन सकते हैं लोग वहां पे स्पेसिफिकली अयोध्या की बुकिंग्स के लिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा बड़ा रेवेन्यू अब बनने की पॉसिबिलिटीज अयोध्या में आ चुकी है। राइट। जी, मतलब संजय जी हमें यहाँ पे मतलब बहुत मुझे लगता है सरलता के साथ आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, इनफैक्ट नॉट आने वाले समय में, समय तो शुरू हो चुका है क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है। छोटे छोटे बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो है होटल्स के सारे ब्रांड्स वहाँ पे आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा सेफ जो बिजनेस आज की डेट में वो है ट्रेडिंग का, क्योंकि उसमें आपकी कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, आप कंपेरेटिवली सेफ होते हैं। आप ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर जाइए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे बिजनेस में भी जाएंगे तो जैसा कि बताया संजय जी ने, लोकल फूड तो सबको पसंद है, आपको भी पसंद है, हमें भी पसंद है। कल को हम भी अयोध्या जाएंगे तो हमारा भी मन होगा कि हम वहाँ का लोकल फूड खाएं। तो उस पे जो है आप अपना फोकस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहूँगी थोड़ी सी और इन्वेंशन कर दीजिए, थोड़ा से और मसाले डालिए और उसको और टेस्टी बनाइए कि आपके जो ग्राहक है वो बढ़ते चले जाएं हमारी तरह। और डीओ का भी जैसे बिजनेस संजय जी ने बताया, तो एक नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो बहुत छोटी सी शुरुआत से भी काफी बड़ा जो है आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है संजय जी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और चीज रेस्टोरेंट के लिए कहना चाहूंगा, जी। आपकी बात सुनते सुनते मुझे रियलाइज हुआ, वो ये है कि हर रेस्टोरेंट का एक हीरो प्रोडक्ट होता है। जी, जब भी हम आज बात करते हैं कि हम आईटीसी मौर्या जाएंगे या फिर बड़े कोई होटल में जाएंगे तो हमें वहां की दाल याद आती बहुत है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर रेस्टोरेंट को ये फोकस करना चाहिए, चाहे वो 5 आइटम रखे, 10 आइटम रखे, पर एक ऐसी आइटम रखे जिसके लोग कहे भाई वो जी छज्जूलाल जी के यहाँ जाना है या मगनलाल जी के यहाँ पे जाना है और ये वाला खाना हमारे मतलब को वहाँ पे मटरी खाना तो है। उनके यहाँ अग्रवाल की अच्छी मिलेगी या वो गोलगप्पे जैसे खाने कानपुर तो में वहीं कहते अच्छे हैं ना ठग्गू के मिलेंगे। लड्डू, हाँ, तो ठग्गू के लड्डू हो गए। तो वैसे जी। एक स्पेशलिटी बना ले लोग अपनी, Right. जो रेस्टोरेंट चलाते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें, हाँ, हाँ। ऐसी चीजें जो हर व्यक्ति कर सकता है। राइट। तो ये चीजों पे फोकस करेंगे, बिजनेस बहुत अच्छा हर एक को ना एक अलग छाप छोड़नी पड़ेगी और वो अलग छाप जो आप छोड़ते हो वही काम कर जाती है बिल्कुल, अक्सर। तो और इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, मतलब कोई एफर्ट्स नहीं है इतने ज्यादा। अपनी किसी एक चीज में थोड़ा सा अपना हुनर का तड़का जो है थोड़ा ज्यादा लगा दीजिए और वो फेमस होती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी संजय जी, इसके साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि और कौन कौन सी चीज़ों की अगर हम बात करें, ये तो रही बिजनेस की चीज़ें, ठीक है, अगर फाइनेंस के लेवल पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है? देखिए, फाइनेंस एक व्यापारी का रीढ़ की हड्डी होती है। जी, अगर फाइनेंस नहीं तो कुछ नहीं, बिल्कुल। ठीक है। प्रोडक्ट बन जाएगा, बिका नहीं, पैसा नहीं बना तो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो जी। धंधा नहीं है। तो फाइनेंस में मैं लोगों को सिर्फ इतना बहुत छोटा सा एक सजेशन देता हूँ, छोटे व्यापारियों से बात कर रहे हैं, कि जब भी आप फाइनेंस की बात करते हैं एक ही शब्द को पकड़ के चलिए, वो है बजटिंग। जब भी एक व्यापारी हो, एक इंसान हो, हम भी अपने लेवल पे सब लोग अपनी किसी कोई आमदनी होती है तो हम खर्चों को अगले महीने क्या खर्चेंगे, उसके अगले महीने क्या खर्चेंगे, थोड़ा सा ग्रिप रखते हैं, जी, थोड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई मेरी रेंट इतना जाएगा, मेरे मेड्स की सैलरी इतनी चली जाएगी, मेरी बिजली का बिल इतना आएगा, मेरे को बच्चे के स्कूल के लिए इतना देना। एक बजट होता है सबके लाइफ में। राइट। व्यापारी क्या गलती कर बैठता है कि वो ना बजट नहीं बनाता, वो बस आवन जावन पे चलता, अच्छा आज कितना आ गया, अच्छा आज इतना चला गया, चल ठीक है गले में पैसा है। अचानक से कोई एक दिन आएगा जब आएगा, अरे यार आज तो जीएसटी की पेमेंट करनी थी, पैसे ही नहीं बचे, आज तो टीडीएस की पेमेंट करनी थी, पैसे ही नहीं बचे। क्यों? क्योंकि बजट नहीं किया। तो मैं व्यापारियों को सिर्फ एक ही सलाह देना चाहता हूँ और आपकी आंखों में आंखें डाल के देना चाहता हूँ कि आप अगले 3 महीने का एक छोटा सा बजट बना लीजिए कि अगले 3 महीने में आपकी लागत कितनी लगेगी, कहाँ कहाँ लगेगी और आपको पैसे कैसे कैसे आएंगे। उससे क्या होता है कि आपका कैश फ्लो, आपका बजट आपके हाथ में होता है। जी, मैं आपको एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ मैडम, कि अगर एक बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छी तगड़ी बॉडी उसकी, आपको लगता है फिजिकली फिट है, उसको सांस आनी बंद हो जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इसी तरह बिजनेस कितना भी अच्छा हो, अगर उसका कैश फ्लो बंद हो जाए तो वो बिजनेस मर जाता है। Right. तो ये कैश फ्लो बचाने के लिए हमें अगले 3 महीने का
बजटिंग अपने हाथ में रखना चाहिए। उससे अगर हमें दिख रहा है कि कहीं शॉर्टफॉल है तो हम वो पैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक्सेस है तो कहीं निवेश कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो व्यापारी ध्यान रखेगा तो व्यापारी का बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस मतलब बजटिंग कर ले, और बजटिंग से उसको आने वाले कल के बारे में थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है। हाँ जी, मैं सेफ हूं, या फिर मेरे को कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करना है। जी संजय जी, अगर कोई बिजनेस शुरू करने वाला है नया, तो उसको कितना बजट अपने पास रखना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बिजनेस का बजट है जो भी है 3 लाख 4 लाख 5 लाख, अगर मैं बहुत इनिशियल लेवल पे बात करूं, अगर हम छोटे व्यापारियों के लेकर के चल रहे हैं, बहुत कम बजट है ट्रेडिंग में या किसी चीज़ को भी लेकर चलें, तो हमें उससे एक्स्ट्रा कितना रखना चाहिए अपने पास कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो? तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवर्स आंसर करूंगा जी। जिस तरीके से आपने पूछा है। देखिए, हमारे ना फाइनेंस में एक कंसेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क। जी ठीक है, वैल्यू एट रिस्क का मतलब होता है कि मैं कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा हार सकता हूं। अगर आज मेरी क्षमता है कि भाई चलो मैं 2 लाख रुपए तक हारूंगा तो मेरे को कोई बहुत आफत नहीं आ जाएगी जिंदगी में, तो मैं जितना हार सकता हूं, ठीक है, ट्रेडिंग के बिजनेस में उसका 3 टाइम्स हमें यूज करना चाहिए एज अ कैपिटल। बस। अच्छा, अगर मैं 2 लाख हार सकता हूं ट्रेडिंग के बिजनेस में, मैं कह रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग में तो थोड़ा अलग इक्वेशन होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको मशीन लगानी पड़ती है, ये सब करनी पड़ती है, वो तो आपको शुरू में करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। अगर आज मैं इस बॉटल को, पानी की बॉटल को ट्रेड करना चालू करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कितने माइक्रोन का इसमें प्लास्टिक लगा है, पानी कितने का, ढक्कन कितने का, उसका कन्वेयंस कितने का, ये सब मैं सीख लूंगा। और तब तक मेरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगी होगी, नहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने में मेरे 2 करोड़ रुपए लग जाएंगे इसमें। तो मेरे को आता है नहीं और मैंने 2 करोड़ रुपए का उधार और ले लिया, तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो जो भी ट्रेडिंग हम करते हैं उसमें बड़ा सिंपल थंब रूल रखते हैं कि जितना मैं ज्यादा से ज्यादा हार सकता हूं, जो मेरे हारने की क्षमता है, उस हारने की क्षमता का 3 गुना मैं निवेश करूंगा, बस उससे ज्यादा। और वो जैसे मैं हारने की क्षमता पे, हम स्टॉक मार्केट में इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, राइट। तो जैसे ही वहां मैं पहुंच रहा हूं तो मेरे को स्टॉप लॉस हिट करना है, यानी मैंने गलती कर दिया, मैंने ये ट्रेड को ठीक से समझा नहीं है जी। और इस पोजीशन को मैं गलत कर गया हूं, तो फिर वहां से हम निकल सकते हैं। तो जितना हम लॉस है उसके 3 गुना से ज्यादा हम कर सकते हैं, और वो नंबर ध्यान होना चाहिए, फिर इमोशंस पिक्चर में नहीं आने चाहिए। जी आपने बहुत अच्छे से समझाया संजय जी। बहुत जो चीज़ें हैं बिजनेस की बारीकियां हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हम बात करें कि बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है। गाइडेंस के अभाव में क्या होता है, बिजनेस शुरू कर लेते हैं, फिर लॉस में जाते हैं, बंद हो जाता है, तो फिर वहां पर टेंशन हो जाती है कि बिजनेस तो नहीं करना, फिर सोचते हैं कि जॉब ही ठीक थी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो गाइडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपने उन्हें गाइड किया, बहुत सारे लोगों ने अभी आपको सुना होगा, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उनको मिली होगी बिजनेस के टर्म्स में, फाइनेंस के टर्म्स में। अगर हम बात करें बजटिंग की, और इसके साथ ही लॉस फैक्टर कितना होना चाहिए, कितना हमें लॉस का अमाउंट रखना है, कि कहाँ तक हमें सोचना है। इसके अलावा संजय जी, क्या कोई और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर हम बात करें बिजनेस की, कि अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रखी तो बिजनेस चलना ही नहीं है? बहुत बढ़िया, मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए, एक डॉक्टर सर्जरी कर सकता है जब वो 1825 दिन डॉक्टरी पढ़ता है। 1825 दिन यानी 5 साल वो डॉक्टरी करेगा जी। उसके बाद भी वो इमीडिएटली नहीं, कुछ पहले हेल्पर बनेगा एक बड़े डॉक्टर का, फिर कहीं 10-1 साल बाद जाके, करीबन 3500 दिन के बाद जाके वो एक सर्जरी करने लायक बनता है। ठीक है, एक कॉमर्स ग्रेजुएट 3 साल पहले बीकॉम करता है, फिर 2 साल एमबीए, अगेन 1825 दिन लगाता है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ता है, फिर वो इंजीनियरिंग के जॉब में जाता है, टीसीएस उसको हायर करता है, इन्फोसिस उसको हायर करता है, टेक कंपनीज हायर करती है। एक व्यापारी अकेला है जिसको लगता है कि मैं पहले दिन से ही सुपरमैन हूं, अच्छा, कि मेरे को कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो उतरूंगा और पता नहीं श्री राम की ऐसी कृपा होगी कि पहले महीने में इतने का प्रॉफिट बनाऊंगा, उसके अगले महीने 2 गुना करूंगा, 4 गुना करूंगा, 10 गुना करूंगा। ये गलत सोच है। तो जितने भी व्यापारी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी व्यापार करते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो जॉब्स क्रिएट करते हैं। चाहे एक छोटा सा रेस्टोरेंट वाला है, वो भी 3 लड़कों को रखता है, एक लड़का खाना बनाता है, एक लड़का बर्तन धोता है, एक लड़का सब्जी लेके आता है, ठीक है, तो वो 3 लड़कों को भी 6-6 हज़ार रुपए देता है, तो वो एक व्यवसाय, एक इनकम लाइवलीहुड दे रहा है। जी जी। तो एरोप्लेन में कहा जाता है कि पहले अपना मास्क डाले, फिर दूसरों को मास्क लगाए। वो तो नहीं कहते ना, दूसरों को मास्क लगाओ पहले, फिर बाद में अपना लगाओ। तो एक व्यापारी को भी पहले अपना मास्क लगाना है, उसको अपने आप को पहले एजुकेट करना है, उसको ये कोशिश करनी है कि दिन में 1 घंटा, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, 1 घंटा अपने अपग्रेडेशन में उसको लगाना है। यूट्यूब पे वीडियोस देख ले, कोई सिंपल वीडियोस देख ले यूट्यूब पे जाके कि बिजनेस में फाइनेंस का कैसे इस्तेमाल करूं, मार्केटिंग की नई टेक्निक्स क्या सीखूं, टेक्नोलॉजी क्या आ गई है नई,
जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अलग अलग अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके देखूं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो सीखने की पद्धति है, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हमारे माँ बाप बोलते हैं 10वीं कर ले तो तेरी जिंदगी सवर जाएगी, फिर 12वीं कर ले तो तेरी जिंदगी सवर जाएगी, फिर इंजीनियरिंग कर ले अब तो तेरे को जरूरत ही नहीं पढ़ने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है। तो मेरे व्यापारी भाइयों से पहली रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी व्यापार कर रहे हो तो ये याद रखना कि एक बच्चे को भी इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, तो आपको व्यापार सीखने में टाइम लगेगा, और व्यापार सीखने में आपको उतना समय निवेश करना होगा। वो समय खर्च नहीं कर रहे हो, आप निवेश कर रहे हो, आप उससे आगे आप उसको बेनिफिट पाओगे। तो ये पहली चीज मैं हर व्यापारी को क्लियरली बताना चाहता हूँ। अगली चीज जो बिजनेस में ध्यान रखनी है वो ये है कि इतना रिस्क नहीं ले लेना कि एक ही बार में सब अपन बर्बाद हो जाए। जो मैंने आपको वैल्यू एट रिस्क, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर उतना पैर, तो वो बात गलत नहीं है। जब तक आप सीख नहीं लेते कि आपको किसी पद्धति को आपने सीख ना लिया हो ठीक से, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया यार मैं एक दुकान अच्छे से चला सकता हूं, अब आप दूसरी खोलो। राइट। अब आप 2 दुकान अच्छी चालू कर सकते हो, अब आप तीसरी खोलो। आप ग्रो करो। हम तो चाहते हैं आपका नाम ऐसा हो कि स्टारबक्स की तरह आपके भी 30-35 हजार दुकानें हो दुनिया में, मैकडॉनल्ड्स की तरह आपकी भी 65,000 दुकानें हो दुनिया में। क्यों हमारा व्यापारी 1 दुकान 2 दुकान पे रह जाए? पर ऐसे मत ग्रो करना कि भाई पता चला दूसरी तीसरी दुकान के बाद आपका पूरा बिट्टा ही बैठ गया। जी। तो ये मेरी 2 रिक्वेस्ट है हमारे व्यापारी से, इन 2 चीजों का वो ध्यान रखें, डेफिनेटली वो ग्रो करेंगे। जी। मेरा आपने जो भी बात कही उसमें आपने कहा कि ये बात थोड़ी सी ऑफ कोर्स आपकी एक्सपर्टीज से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मेरे को पूछनी ही वही है एक्चुअली आपसे, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल भी तो संजय जी कुछ होंगे, राइट? वो आपकी अपनी एक अलग एक आइडेंटिटी होती है कि बिजनेस कोच के अलावा आप एक इंसान हैं, ह्यूमन तो सबसे पहले हैं। तो आपने जैसे बीच में बोला कि बिजनेस का हम करते हैं, कई बार जय श्री राम बोला और हमने बिजनेस शुरू कर दिया, और लेकिन ऑफ कोर्स बिना नॉलेज के करेंगे तो फेल होने के चांसेस भी हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस, इट्स अबाउट एन इंडिविजुअल हुज नेम इज संजय। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए मतलब रामलला जी जो है साक्षात हमारे लिए यहाँ पर आ चुके हैं भवन में। उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में वो बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। एज एन इंडिविजुअल आप कैसा फील कर रहे हो, या आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं अब कुछ चीजें फिर आपने पूछा है तो बताता हूँ। मेरे घर में हम एक दूसरे को ना प्रणाम, ना नमस्ते, ना गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हम तो जय सिया राम बोलते हैं। जब से मैं हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, तो मैं तो हनुमान जी को पहन के कैरी करके ही चलता हूँ। अच्छा जी। मतलब मैं क्या कैरी करता हूँ, वो मुझे कैरी करते हैं, हम कौन होते हैं उनको कैरी करते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत इमोशनल वक्त था आज सुबह, जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी। हम लोग फैमिली में सब लोग बैठ के जप कर रहे थे, चाहे जय श्री राम ही कर रहे थे, बट जय श्री राम जप कर रहे थे। तो हम तो बहुत ही इमोशनल थे आज, बहुत इमोशनल। पूरी मेरे फादर एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, और वो भी बहुत सालों से बस आप समझ लीजिए पूरा परिवार इस दिन का इंतजार कर रहा था जी। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि राम जी जब वापस आए हैं इस बार, तो जितनी खुशहाली वो पिछली बार लेके आए थे, उससे मल्टीफोल्ड खुशहाली वो इस बार लेके आएंगे। जितनी खुशहाली से लोगों ने उनका स्वागत पिछली बार किया था जब वो आए थे, उससे कहीं ज्यादा प्यार से स्वागत इस बार किया गया। और इस बार सिर्फ भारत नहीं, पूरे दुनिया ने किया है। बिल्कुल। तो मतलब वो बात का मुझे आज बहुत गर्व है कि हम सनातनियों के लिए आज एक ऐसा दिन है जो दिवाली अब साल में 2 बार आएगी। बिल्कुल। एक अक्टूबर नवंबर में आएगी जब भी आएगी, और एक ये 22 जनवरी को आएगी। तो ये मेरा आज खुद का भाव है, खुद का इमोशन है, खुद की फीलिंग है। मतलब एक्चुअली आपके भाव जान करके हमारा भी मन चित बहुत प्रसन्न है इस चीज़ के लिए, एंड बड़ी खुशी हुई कि आप लोग भी जो है इमोशनली इतना ज़्यादा प्रभु के साथ कनेक्टेड हैं। जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप यहाँ आए, आपने बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय सिया राम।